हेलो, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विजनरीज ऑफ इंदौर पॉडकास्ट में। और आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं हमारे जिंदगी के सबसे खास तोहफे की। सबसे खास तोहफा क्या है? हमारी आंखें, जिससे हम देख पाते हैं। और देखना सबसे ज्यादा खूबसूरती है जीवन पे, तभी हम महसूस भी कर पाते हैं। और आजकल की बीमारियों की वजह से, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से और कुछ चीजें हमें शायद हमारे जन्म से ही मिलती हैं, पर उसमें भी बदलाव कई बार हो सकते हैं। और इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ आई सर्जन जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि हमारे इस खास तोहफे का ध्यान आखिर हमें कैसे रखना है, और अगर कुछ मुश्किलें भी पैदा हो चुकी हैं तो उन्हें भी कैसे दूर करना है। हमारे साथ डॉक्टर विनीत मूथा जी जुड़ गए हैं, जो हमें एक एक सवाल का जवाब देंगे। और आपके सवाल भी उसमें होंगे जो मैं डॉक्टर से पूछूंगी, उनका जवाब आपको मिलेगा। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 18 टीम का कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आँखों का आजकल ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि स्क्रीन एज में हम पहुँच चुके हैं। और ये स्क्रीन एज ऐसी है कि हमारी आँखों पे सबसे पहले अफ़ेक्ट करती है। तो आज का सबसे हॉट टॉपिक आई थिंक आई केयर ही होना चाहिए, और उसके मैं सभी प्रश्नों के अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट से बेस्ट जवाब देने का प्रयास करूँगा। आपने स्क्रीन के साथ शुरुआत की है, तो मैं स्क्रीन पे ही सबसे पहले सवाल कर देती हूँ कि ये भी कहा जाता है कि ये बहुत बातें सोशल मीडिया पे बनाई जाती हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर हम स्क्रीन देखेंगे, लेट नाइट फ़ोन देखेंगे। और युवा तो आजकल क्लियर बोलते हैं, ये सब मिथ है, हमें मत बताइए मम्मा, हमें मत बताइए पापा, हमें मत बताइए, ये सिर्फ मिथ है, हमें मत बताइए, कुछ नहीं होता है स्क्रीन को देखने से। तो पहले तो ये भी मिथ है कि कुछ नहीं होता है स्क्रीन को देखने से। तो स्क्रीन को देखने से सबसे मुख्य तरह से ऐसा नहीं है कि आँख खराब हो जाती है पूरी तरह से, पर आँखें थक जाती है, आँखों में ड्राइनेस आता है जो लेटर ऑन आगे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम दे सकता है। कुछ यूवी स्क्रीन से कुछ यूवी किरणें निकलती है जो रेटिना पे डायरेक्ट अफ़ेक्ट करती है और रेटिना को परमानेंट डैमेज कर सकती है। तो स्क्रीन के लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, तो जब भी आपको प्रॉब्लम हो, जैसे 1 डेढ़ घंटा आपने स्क्रीन यूज़ कर ली, फिर 5 मिनट्स आँखों को बंद करके रखें, जिससे आँखों को रेस्ट मिल सके। नॉर्मली आँख को 1 मिनट में 12 बार ब्लिंक करना होता है, पर वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हर 1 घंटे में 2-5 मिनट के लिए आँख बंद कर लें। दूसरी चीज़, आई ड्रॉप जो होती है प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, वो आप जनरस यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन टाइम किसी को 8 घंटे के ऊपर है, तो दिन में 3-4 बार भी वो ड्रॉप डाल सकते हैं। तीसरी चीज़, जो स्क्रीन से आती हुई किरणें हैं, एक स्क्रीन गार्ड भी लगवाना चाहिए जिससे यूवी प्रोटेक्शन हो। साथ में ज़ीरो पावर का चश्मा, अगर आपको नंबर नहीं है तो ज़ीरो पावर का चश्मा भी पहन सकते हैं। अगर नंबर है तो चश्मा जो भी पावर का है वो पहन के उसमें यूवी प्रोटेक्शन डलवा लीजिए। ब्लू फिल्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, यूवी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। ब्लू कट कंट्रोवर्शियल है, ब्लू लाइट कट नहीं भी होती तो चलता है, पर यूवी लाइट जरूर आंखों तक नहीं पहुंचना चाहिए। और चौथी चीज, आंखों की एक बेसिक एक्सरसाइज होती है जो आंखें थक जाने पे आपको बेनिफिट देती है। वो एक्सरसाइज क्या होती है? बस पेन को देखना है, पेन की टिप को धीरे धीरे टिप को पास में लाना है, उसको फोकस करें 30 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे दूर ले जाएं। तो ये 4 चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, यह चीज सफिशियंट है एक नॉर्मल जिंदगी स्क्रीन के साथ गुजारने के लिए। हाँ, ओवर यूज हर चीज का नुकसानदायक होता है। और ब्लू फिल्टर की आप बात कर रहे थे, ब्लू फिल्टर वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए, या किसी किसी केसेस में ब्लू फिल्टर की जरूरत है? ब्लू कट ग्लासेस आर कंट्रोवर्शियल बिकॉज पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया था कि ब्लू कट ग्लास जो रहता है वो ब्लू लाइट को कट कर देता है, और ब्लू लाइट पर्दे को डैमेज करती है। तो अगर ब्लू लाइट आंखों में अंदर नहीं जा रही है तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बट उसके बाद एक और स्टडी आई कि सालों से जो सनलाइट है उसमें ब्लू लाइट आती है, और वो इतने सालों से ह्यूमन आइज को डैमेज नहीं करती हुई आई है। तो ब्लू लाइट का जो लेटेस्ट स्टडी वो कहता है कि ब्लू लाइट पर्दे को डैमेज नहीं करती है। बट ब्लू के भी नीचे वेवलेंथ वाली रहती है यूवी लाइट, और यूवी लाइट जरूर डैमेज करती है। तो यूवी लाइट ब्लॉकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्लू लाइट ब्लॉकिंग। कई बार हम जाते हैं चश्मा बनवाने, वो कहते हैं कि ठीक है, यूवी नहीं भी करा रहे हैं तो आप ब्लू लाइट करवा लीजिए, कम से कम आपकी आंखों पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये नहीं सिर्फ जी, ये मेरे पैसा हिसाब से खर्चा करवाना। हाँ नहीं, बेसिकली पैसा खर्चा नहीं, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर कोई ब्लू कट बोल रहा है तो आप उन पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं तो बेहतर रहेगा। तो बेसिकली जो भी कोई डॉक्टर सजेस्ट करे, आंखों में नहीं किसी भी फील्ड में, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये दो डॉक्टर्स ने अलग अलग सलाह दी है, तो मतलब इसमें बेहतर रहता है कि हम घर जाके खुद ही उसको सर्च करके एक बार चेक करें। और गूगल पे चेक नहीं करना है और चैट जीपीटी पे चेक नहीं करना है, चेक करना है pubmed.com, pubmed.com। ये एक ऑथेंटिक साइट है जहां पे हम खुद लिटरेचर पढ़ते हैं। नया लिटरेचर आता है तो हम भी उसी पे पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं पेशेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां जाके एक डबल चेक कर लें, तो आपको और एक श्योरिटी हो जाएगी। रेटिना
की अगर हम बात करें, आप स्पेशलिस्ट भी हैं, आखिर रेटिना क्या है, कैसे वो डैमेज होती है, उस पर कैसे असर पड़ता है, सबसे पहले क्या चीज उस पर इफेक्ट डालती है जिससे लॉन्ग टर्म के लिए हमें परेशानी हो सकती देखिए, है? सबसे पहले तो हम काफी बार पूछते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि भाई आपके पर्दे में प्रॉब्लम है। हाँ। सबसे पहला उनका सवाल रहता है, अच्छा आंख में भी पर्दा होता है? हमने सुना था कान में पर्दा होता है। तो बेसिकली पर्दा मेन जो रहता है वो आंख में रहता है, जिसको हम कहते हैं रेटिना। अब क्या होता है कि नॉर्मली लाइट आती है कॉर्निया के जरिए, आगे के भाग के जरिए, फिर लेंस पे पड़ती है, लेंस पे पड़ के पड़ती है रेटिना पे। रेटिना ही इस लाइट को कॉन्सेंट्रेट करके ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक ले जाता है। यानी अगर आपका कॉर्निया खराब है, कॉर्निया बदल जाएगा, लेंस खराब है, लेंस बदल जाएगा, पर रेटिना खराब है तो रेटिना को बदलने का अब तक ऑपरेशन नहीं है। तो बेसिकली कॉर्निया और लेंस वाले केसेस, अगर रेटिना अच्छा है तो आपका विजन आ जाएगा, पर अगर रेटिना कमजोर है तो आपका विजन नहीं आएगा। अगर आपको मतलब ऐसा है कि रेटिना रिपेयर हो सकता है तो थोड़ा विजन गेन पॉसिबल है, बट अगर बेसिकली रेटिना पूरी तरह से डैमेज है तो विजन नहीं आ सकता। तो बेसिक शब्दों में यही कि रेटिना इज द हार्ट ऑफ आई। तो ये सारी चीजें रेटिना को आंखों अच्छा के लिए करती अच्छी हैं। रहती है जी। अच्छा, फिर भी अगर हम एक लंबे टाइम तक हमने नहीं खाया है, एक सर्टेन एज पर आ चुके हैं और हमें लग रहा है कि रेटिना में प्रॉब्लम है, जी, तो उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है? सबसे पहले तो रेटिना के प्रॉब्लम के ना कुछ डेंजर साइंस होते हैं। डेंजर साइन होते हैं फ्लोटर्स, यानी काले धब्बे दिखना। खूब सारे अगर काले धब्बे दिख रहे हैं तो आप रेटिना विशेषज्ञ सलाह लें, जनरल आंख के डॉक्टर नहीं। जैसे मैं रेटिना सर्जन हूं, तो अगर फ्लोटर्स हैं तो बेटर रहेगा कि आप रेटिना सर्जन को दिखाएं। काले काले धब्बे से उड़ते हुए नजर आते हैं पेशेंट को। दूसरी चीज, अगर अंधेरे में लाइट चमकती सी नजर आए, जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में फोटोप्सिया। हाँ। इसका मतलब है बिजली के तार को खींचोगे करंट लगेगा, पर पर्दा क्या है, रोशनी का तार। तो इसको अगर खिंचाव कहीं पे है तो एकदम से बिजली कड़कने जैसा एकदम ब्राइट लाइट महसूस होती है एक्चुअल अंधेरे में भी। तो उसको हम कहते हैं फोटोप्सिया, यानी कि रेटिना खींचने पे जो लाइट उत्पन्न होती है, उसके लिए भी आप रेटिना सर्जन से सलाह लें। बाकी दूसरे जो साइंस हैं, उबड़ खाबड़ दिखना, चीज कल ऐसी दिख रही है, आज उबड़ खाबड़ दिख रही है, टेढ़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, वो भी रेटिना की बीमारियों में होता है। अच्छा, आपने कहा कि हेल्दी रेटिना के लिए हमें कुछ कुछ चीजें, टमाटर, गाजर, विटामिन ई, ए, ये सारी की जरूरत होती है, पर बच्चे जो हैं सब्जियों से दूर भागते हैं। ये गाजर हो गई, टमाटर हो गई, इन सब में कोई रुचि नहीं है। हाँ, तो आजकल देखिए विटामिन ए की डायरेक्ट टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आती हैं, डायरेक्ट वो भी दे सकते हैं। विटामिन ई के भी मेडिसिन सप्लीमेंट्स आते हैं, बट ट्राई करना है हमें कि बच्चों को भी हम सैलेड दें, क्योंकि वो आंखों के लिए नहीं पूरे शरीर के लिए बेनिफिट रहता है उसमें। उसको कुछ तरह के वीडियोस दिखाएं, या स्कूल में टीचर्स को बोलें कि ये थोड़ा सा बच्चों को बोलें कि घर जाके डाइट अच्छी लेनी है और अच्छी सब्जियां, अच्छी हेल्दी चीजें खानी है, फास्ट फूड अवॉइड करना है कम से कम। आजकल 5-5 साल के बच्चों को चश्मा है, स्कूल जाते हैं चश्मा पहन के। करेक्ट। बेसिकली इसके दो कारण हैं। पहली बात तो जैसे हमने बात करी अभी, स्क्रीन टाइम बढ़ जाने के कारण, जिससे नियर फोकस काफी हो जाता है बच्चों का, जिस वजह से आंखों का साइज जल्दी बड़ा होने लगता है। जैसे आंखों का साइज बढ़ेगा तो लाइट जो है रेटिना पे फोकस नहीं हो पाएगी। तो आंखों का साइज बढ़ जाना वही मुख्य कारण होता है चश्मा आ जाने का जल्दी उम्र में, जो ज्यादातर होता है स्क्रीन टाइम की वजह से। पर दूसरा एक और कारण है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। बेसिकली आज इजी टू चेकअप, जो चेकअप फैसिलिटी है वो बहुत पास में रहती है, और पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हो गए अपने बच्चों को लेके। तो पहले जो चेकअप ही 10-12 साल की उम्र में पहली बार कराया करते थे, आजकल 4-5 साल की उम्र में भी पेरेंट्स की जागरूकता और टीचर्स की जागरूकता की वजह से हो जाता है। कभी कभी आई कैंप्स होते हैं स्कूल में, तो पेरेंट्स तो नहीं ले गए, पर डॉक्टर आई स्कूल मतलब डॉक्टर स्कूल में आई कैंप में जाके चेक कर लेते हैं, तो अब भी पता चल जाता है कि बच्चों को जल्दी चश्मा लग गया है। रेटिना को स्वस्थ रखने की बात तो हमने कर ली, पर रेटिना की गड़बड़ होने से और क्या-क्या गड़बड़ हो सकता है शरीर में? सबसे पहले तो हम आते हैं रेटिना की गड़बड़ होती क्यों है। तो रेटिना एक, जैसे मैंने बोला, ब्लड फिल्ड टिश्यू रहता है, उसमें कई सारी खून की नलियां रहती है। तो डायबिटीज सबसे कॉमन बीमारी है जो पर्दे को खराब करती है। शुगर बढ़ता है, देखिए शुगर किडनी और लिवर को भी अफेक्ट करता है, पर किडनी और लिवर के अंदर झांक के आप देख नहीं सकते, पर आंखों के अंदर झांक के हम जरूर देख सकते हैं हमारे क्लिनिक में। तो बेसिकली ब्लड वेसल जो होते हैं उसमें बर्स्ट होते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल ब्लड स्पॉट आ जाते हैं इनिशियली डायबिटिक केसेस में, और सूजन आ जाती है रेटिना में। सूजन आने की वजह से रोशनी कम होती है। फिर जब अगली, जैसे किसी का शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं है और बीमारी अगली स्टेज पे पहुंच रही है, तो उसमें ब्लीडिंग पर्दे के ऊपर निकल जाता है, और कभी कभी पर्दा खिंच जाता है, फट जाता है, और रेटिना डिटैचमेंट हो जाता है, जिसमें कि रोशनी पूरी तरह से जा सकती है। खैर फॉर्चुनेटली आजकल इतनी अच्छी सर्जरीज हैं कि हम उसमें भी रिकवर कर सकते हैं, पर आखिरी स्टेज होती है नस का ही और पर्दा पूरी तरह से सूख जाना डायबिटीज में, जिससे बाद हम भी वापस नहीं ला सकते हैं रोशनी। तो इस तरह का केस। दूसरे जो आते हैं, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन, यानी उम्र के साथ पर्दा कमजोर हो जाना। अब ये बीमारी जो रहती है इनिशियल तो ड्राई फॉर्म में रहती है, जिसमें ब्लड नहीं निकलता है, केवल पीले पीले धब्बे आ जाते हैं। इसमें रोशनी अच्छी रहती है इनिशियली पेशेंट की,
पर बाद में जाके पर्दा सूख जाता है, ज्योग्राफिक एट्रोफी उसको हम कहते हैं। पीले धब्बे किस तरफ? अंदर की तरफ, रेटिना में। अंदर की वो तरफ दिखते नहीं है पेशेंट को, इसलिए बहुत बार वो मिस हो जाता है। और पेन वगैरह कुछ नहीं होगा? पेन वगैरह कुछ नहीं होता, बस रोशनी इनिशियली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हल्का सा कम हुआ है, तो ऐसे पेशेंट भी सोचते हैं कि शायद एज की वजह से ऐसे ही कम हो गया होगा, बट ये बीमारी भी ट्रीटेबल है, इसको हम रोक सकते हैं एक जगह पे। और दूसरी स्टेज इसमें होती है ब्लीडिंग हो जाने की, जिसको हम बोलते हैं वेट या नियोवास्कुलर, यानी खून निकल जाने वाला बाहर से, ARMD अंदर की तरफ, वो अंदर भी की दिखता तरफ नहीं है, वो भी नहीं दिखता है, पर पेशेंट की उसमें रोशनी चली जाती है, तो इसलिए उस समय तो पेशेंट चेकअप के लिए आ ही जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बेसिकली खून आ चुका है रेटिना में, अब आई ड्रॉप आप आगे डालते हो, हाँ, पर्दा पीछे है, हाँ, आई ड्रॉप पहुंचती नहीं है, तो आंखों में स्पेशल माइक्रो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसके जरिए हम ये ब्लीडिंग को रोक सकते हैं और पेशेंट की रोशनी वापस बढ़ा सकते हैं। तो ये कब कब आके हमें थोड़ा भी ऐसा कुछ समझ में आ जाए? जनरली ये 50+ एज ग्रुप में होती है, और इसमें मैंने जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि मेटामॉर्फोप्सिया, यानी कि अक्षर तिरछे हो जाना या नॉर्मल लाइन टेढ़ी दिखने लगना, ये इमीडिएट रेटिना चेकअप को हमें सलाह देता है कि इमीडिएट चेकअप। हमेशा टेढ़ा दिखने लगेगा या कभी कभार? नहीं, हमेशा परमानेंटली दिखने लगेगा, पर जब हम ट्रीटमेंट कर देंगे तो वापस से ठीक भी हो जाएगा। नहीं, कई बार होता है ना कि अभी हमें थोड़ा सा धुंधला दिखा तो फिर नॉर्मल है। देखिए उसमें क्या है कि कुछ आप बेसिक, मेरा बस ये कहना है कि जरा भी धुंधला दिखे एक बार आप आई चेकअप ही करा लें। हाँ। जो घर आके चेकअप हो जाते हैं, फ्री आई टेस्ट जो होता है, वो सब में ये चीजें कवर नहीं होती, क्योंकि वो रेटिना देखने में सक्षम नहीं होते। रेटिना केवल आंख का डॉक्टर देख सकता है या रेटिना सर्जन देख सकता है, तो इसलिए हॉस्पिटल जाके ही अपनी आई चेकअप कराएं। कुछ समय बचाने, कुछ खर्चा बचाने के लिए घर पे बुला के चेक कराना सही नहीं है। अगर रेटिना ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सर्जरी की बात करें कैसे होगा ये, या लेजर ट्रीटमेंट की बात करें? जी देखिए, रेटिना ट्रीटमेंट, रेटिना सर्जरीज कैसे होती है, आपने एंडोस्कोपी सुनी है, आपने एंडोस्कोपी एक जानते भी होता कैसा है, जो शरीर में बाकी भागों में की जाती है। रेटिना में भी खैर एंडोस्कोपी आ गया है, बट अभी हम कैसे सर्जरी करते हैं वो मैं बताता हूँ। अभी हम ये वाइट भाग जो रहता है हमारा, उसमें 3 पोर्ट्स बनाते हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स 0.5 या 0.6 मिलीमीटर के होते हैं। एक से तो आपका आंखों का बनावट बनी रहती है, फ्लूइड आता है। हाँ। एक से हम लाइट प्रोब ले जाते हैं, लाइट प्रोब जिससे हमें दिखे, क्योंकि आंख के अंदर तो अंधेरा है, हम जब लाइट प्रोब ले जाएंगे तब आंख के अंदर उजाला रहेगा। और एक में हमारा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रहता है, या तो फोर्सेप कटर या कई सारी चीजें रहती है, ये सब गैस ड्रिवन होती हैं, बहुत हाईली एडवांस्ड प्रोसीजर्स होते हैं। कट वगैरह नहीं लगता है, हाँ, पर सुन जरूर किया जाता है, पैच जरूर लगाया जाता है। रेटिना सर्जरी क्योंकि मेजर सर्जरी होती है 1 घंटे की। अब उसमें क्या होता है, आंखों के अंदर पहले जेली को हम साफ करते हैं, विट्रस ह्यूमर नाम से एक जेली होती है, विट्रेक्टमी नाम से होता है जो हम करते हैं, उसमें जेली को साफ करते हैं। फिर पर्दे की जो भी चीज है उसको लेजर द्वारा या फोर्सेप द्वारा उसको रिपेयर करते हैं। छेद रहे तो छेद को सील करते हैं, पर्दे में कमजोरी रही तो उसको ठीक करते हैं, ब्लीडिंग साफ करते हैं। उसके बाद सिलिकॉन ऑयल या गैस पदार्थ नाम से जो पदार्थ होते हैं आंखों के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। तो ये सर्टेन एज के बाद ही होता है या एक बच्चे में भी हो सकता है? बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में भी हो सकता है। हमने नवजात शिशु 1-1 महीने के बच्चों को भी ऑपरेट किया हुआ है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बीमारी के लिए। बहुत जल्दी भी करना पड़ सकता है। बेसिकली जैसे आपने सुना है कि भाई लेसिक यंग एज में होता है, कैटरेक्ट ओल्ड एज में होता है, रेटिना हर एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चे से लेके एकदम बूढ़े तक। तो बच्चों को ये ना हो, आप कह रहे हैं किसी भी एज में हो सकता है, ना हो तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस पहले से रखें? पहले तो जिनको भी माइनस का पावर है बच्चों में, उनका रेटिना ईयरली इवैल्यूएशन कराते रहें, दिखाते रहें, पहली चीज। दूसरा चीज, अगर बच्चा प्री मैच्योर यानी बहुत समय से बहुत पहले पैदा हो गया, 1 महीना पहले पैदा हो गया है, और बच्चे का अगर वजन भी कम है या आईसीयू में रखा गया है, तो अपने पीडियाट्रिशियन के साथ साथ एक आई डॉक्टर को भी जरूर दिखाएं। जनरली तो पीडियाट्रिशियन जो है एसोसिएटेड होते हैं आई डॉक्टर से, तो आपका अगर ऐसा होगा तो पीडियाट्रिशियन खुद ही आप एक आई डॉक्टर को बुला लेंगे चेकअप के लिए, या तो फिर आप अगर बच्चा डिस्चार्ज हो गया छोटा सा बेबी, तो उसको आई डॉक्टर के पास भेज देंगे, तो ये पता चल जाएगी। ये बीमारी एक पूरी अलग है, हम ये बहुत रेयर बीमारी है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। हम प्राइमरी बीमारी पे आते हैं, जो पर्दा खिसकना, रेटिना डिटैचमेंट की अगर बीमारी है, तो जैसा मैंने बताया काले धब्बे दिखें तो आप इमीडिएट रेटिना विशेषज्ञ के पास ले जाएं। और बच्चों को ईयरली इवैल्यूएशन इज अ मस्ट, ये मान के चलें, साल में एक बार चेक कराएं। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, आप भी खुद रिसर्च कर रहे होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स कभी पढ़ना नहीं छोड़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है। क्या कुछ नया? देखिए अभी एक ब्रेक थ्रू डिवाइस FDA के तरफ से दिया गया है। इलॉन मस्क ने उनकी कंपनी ने एक डिवाइस निकाला है जिसका नाम उन्होंने रखा है न्यूरालिंक। अब इसमें क्या खास बात है, देखिए अभी तक हम क्या करते थे कि जिनका रेटिना कमजोर था उनको बोल देते हैं यार कुछ हो नहीं सकता, पर उस डिवाइस के बाद क्या होगा कि जिसका रेटिना और ऑप्टिक नर्व दोनों कमजोर है, चश्मा एक पहनाया जाएगा, उसमें कैमरा इंसर्ट रहेगा
और साथ में कुछ प्रोब आपके ऑप्टिकल जो एरिया रहता है जहां से इंसान देखते हैं, ऑसिपिटल लोब पीछे की तरफ, तो यहाँ पे कुछ प्रोब या तो लगाए जाएंगे या अंदर इम्प्लांट किए जाएंगे। चश्मा डायरेक्टली उस पे लाइट फोकस करेगा और उसी से इमेज बन जाएगी ब्रेन में। पेशेंट का पूरा जो आई है वो बाईपास हो जाएगा। इसी के जैसा एक और इंस्ट्रूमेंट पहले से जो चल रहा है उसका नाम है बायोनिक आई। बायोनिक आई में क्या है कि जिनका रेटिना कमजोर है उनमें तो काम करता है, वो एक आर्टिफिशियल रेटिना, वो आपका रेटिना के ऊपर इम्प्लांट हो जाता है 2-2.5 घंटे की मेजर सर्जरी के बाद, जो कि अभी इंडिया में प्रचलित नहीं है पर इंडिया के बाहर कई सारी जगहों पे होता है। पर अगर ऑप्टिक नर्व कमजोर है तो वो भी काम नहीं करता था, पर न्यूरालिंक जो है वो ऑप्टिक नर्व और रेटिना दोनों की कमजोरी के बाद भी काम। पर वो हर किसी की बस की बात भी नहीं होगी ना। जी नहीं, देखिए अभी बायोनिक आई जो है इंडिया में इसलिए नहीं चल रहा है, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मोर देन 1.5 CR प्रोबेबली। अभी अगर हम कम से कम की अगर बात करें, इसका तो आपने जिक्र किया, पर कम से कम की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा बच्चों में भी हो सकता है, न्यूबॉर्न में भी हो सकता है, कम से कम अमाउंट में ऐसा क्या पॉसिबल है कि अगर रेटिना में कोई दिक्कत आया है, पर्दे में कोई दिक्कत आई है, तो उसका अमाउंट क्या होगा और कैसा इलाज होगा? देखिए सबसे पहले रेटिना सर्जरी जो रहती है आयुष्मान में भी कवर रहती है, तो हमारा सजेशन है जो भी करा सकते हैं वो आयुष्मान में करा सकते हैं। आयुष्मान में बस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी कहीं कहीं पे पुरानी यूज होती है, कारण ये है जस्ट कि जो बजटिंग रहता है उस हिसाब से रहता है। बाकी अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो 25 गेज 27 गेज सर्जरी रहती है, जो कि अंदाजन इंदौर जैसे शहर में तो 40-50 हजार में हो जाती है, दिल्ली जैसे शहर में आई थिंक 80-90 हजार में हो जाती है, जिसमें कि जो मैंने आपको सर्जरी बताई वो संभव है और रोशनी रिकवरी संभव है। सर्जरी के अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे जरूरी नहीं आप सर्जरी पे ही जाएं, उसमें एंटी वेजेफ दवाइयां रहती है जो आंखों के अंदर ही हम माइक्रो इंजेक्शंस के द्वारा देते हैं। बहुत सारी रेटिना बीमारी बिना सर्जरी की दवाइयों के जरिए ही ठीक हो जाती है, जो 12-15 हजार 20 हजार तक में बेसिक दवाइयां आ जाती है। और रेटिना लेजर की हम बात करें तो 4-5 हजार में ही ओपीडी बेस्ड प्रोसेस है। कुछ बीमारी एकदम जो बेसिक वाली बीमारियां हैं, जो इजी वाली बीमारियां हैं, मतलब जो बहुत आगे स्टेज तक नहीं पहुंची हैं, हल्का सा ब्लीडिंग है आंख में, तो बेसिक ओपीडी बेस्ड लेजर से ही ठीक हो जाता है। आप क्या सजेशन सभी को देंगे आंखों के लिए स्पेशली, क्योंकि आंखों से ही सारे काम होते हैं, देखना है, कुछ काम करना है, बिना आंखों के कुछ नहीं हो सकता। जरा सी भी दिक्कत मतलब आपका काम पूरी तरह से प्रभावित जी। तो बेसिकली बस मैं कुछ सलाह देना चाहूंगा, जैसे कि चश्मा पहनने में हिचकिचाए नहीं, चश्मा अगर पहन सकते हैं तो आप चश्मा पहनिए। बेहतर है कंप्यूटर के सामने 0 पावर का लगा दें। ये एक मिथ है कि चश्मा पहनने से चश्मा हमेशा के लिए लग जाएगा, ये नहीं है। चश्मा पहले से हमेशा के लिए लगा हुआ था, बस आपने पहन लिया अपनी रोशनी बढ़ाने के लिए। तो पहली चीज, चश्मा रेगुलर पहनना बहुत जरूरी है। अगर आपको चश्मे का नंबर है, नहीं भी है तो कंप्यूटर स्क्रीन के टाइम एक 0 पावर का चश्मा बनवा के रखें। दूसरा चीज, कमजोरी आने पर आप डायरेक्ट आई हॉस्पिटल में चेकअप कराएं, क्योंकि उधर आपका रेटिना भी चेक होगा, लेंस भी चेक होगा, केवल बाहर का चेकअप और नंबर चेकअप के अलावा भी कई सारी चीजें आंखों में होती है। तीसरी चीज, डाइट अच्छा रखना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, तंबाकू का सेवन कम से कम करना है, ना के बराबर करना है। कारण ये है कि तंबाकू के सेवन से भी प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है पर्दे की। अल्कोहल अवॉइड करना है। देखिए सोशल ड्रिंकिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनसे सजेस्ट करेंगे कि एकदम ज्यादा मात्रा में अल्कोहल नहीं पीना है, और जो रेगुलर क्रॉनिक पीते हो तो बिल्कुल ही छोड़ दें तो बेहतर है। तो ये सारी चीजें भी आंखों के लिए सेहतमंद रहती है। साथ में डाइट, अच्छी डाइट लें, सैलेड खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पालक खाएं, बादाम खाएं, ब्लूबेरी, रास्पबेरी खाएं। ये सब चीजों से आपकी आंखें सेहतमंद रहेगी। और जब भी प्रॉब्लम हो हॉस्पिटल में दिखाएं। अच्छा, एक सवाल, ये तो आपने बहुत सारे सजेशन दे दिए, लोगों के ये भी जहन में रहता है कि हम बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छी नींद लेते हैं, पर हमारे डार्क सर्कल्स नहीं जाते हैं, या इधर ग्रे होने लगता है, या आंखों के अंदर जो व्हाइट एरिया है वहां पर हल्की हल्की सी लाइंस आने लगती है, नसें जैसी दिखने लगती हैं जी। तो वो भी क्या अंदरूनी दिक्कत है? जी बिल्कुल। एक तो डार्क सर्कल मुख्य कारण होता है रात में जो हम मोबाइल देखते हैं, लगातार मोबाइल की जो लाइट आती है आपके इस एरिया में ही पड़ती है पूरे इस फेस पे, वो, और नींद पूरी ना हो पाना। नींद नहीं हो पाती है क्योंकि एकदम से मोबाइल देखा और सोने का प्रयास किया, नींद आती नहीं। 1-1.5 घंटे बाद लोगों को नींद आने लगी है, और सुबह भी लोग ऐसा रहता है कि 6-8 घंटे करके फिर सुबह भी अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, सुबह 7 बजे उठ गए। तो मेरा सजेशन है 8 घंटे की नींद पूरी लेना है अगर डार्क सर्कल अवॉइड करने हैं, स्ट्रेस कम लेना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, और एक बार चर्म रोग विशेषज्ञ को भी दिखा सकते हैं आप डार्क सर्कल के लिए। और आई हेल्थ के हिसाब से 1 घंटा पहले मोबाइल देखना आप छोड़ दीजिए, फैमिली के साथ बातें करें, और 1 घंटा सोने से पहले जस्ट अवॉइड मोबाइल साइड में रख दें, तो ये सब चीजें बेनिफिट देगी।
बहुत जरूरी है अपनी आंखों का ख्याल रखना, क्योंकि इतना जी। खूबसूरत तोहफा मिला है तो करेक्ट। उसे सहेज के रखना बहुत ज्यादा करेक्ट। जरूरी है, क्योंकि जितना हमें जीना है आंखों के सहारे तो जीना ही है, चाहे वो करेक्ट। हमें 50, 80, 100 जितना जाना है, जी। कम से कम हम आंखों से देख पाएंगे, जी। इन्हें हेल्दी रख पाएंगे जस्ट तो हम सब कुछ देख पाएंगे अपनों के साथ मिल यस। करके। तो इस चीज पे मुझे एक चीज बस ये आया कि शरीर का एक अकेला भाग है जिसकी एज नहीं बढ़ती है, वो हाँ। है आंख। हाँ, अगर आपको कोई बीमारी आती है तो रोशनी कम होती है, अदरवाइज मैंने 100 साल के लोग भी देखे हैं जिनका विजन 6/6 है। पास का जरूर वो चश्मा लगता है, बट मुझे बहुत गर्व महसूस होता है आंखों का सर्जन होके कि ऐसा ये भाग है जिसकी उम्र नहीं बढ़ती। बाल अपने जो काले हैं वो सफेद हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती, चमड़ी हाँ। खराब हो जाती है, पूरे शरीर के सब ऑर्गन्स खराब होते हैं, डायबिटीज बीपी उनको खराब करता है। बट आंख में अगर हर चीज, आपका दिनचर्या बहुत अच्छी है, आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है, डाइट बहुत अच्छी है, तो एक चांस है कि 100 साल की उम्र में भी आप अच्छा देख सकते हैं। ये तो काफी महत्वपूर्ण चीजें हुई कि हमें कैसे अपनी आंखों का ध्यान रखना है। एक सवाल ये भी आता है कि हमें चश्मा लगा है, फॉर एग्जांपल मुझे ही लगा है, आपको भी लगा है, जी। तो ये होता है कि शादी है मेरी या मुझे कहीं जाना है, बार-बार चश्मा लगाना पड़ता है। हाँ। चश्मा उतरवाने का मैं ऑपरेशन ही करवा लेती हूँ। जी। तो ये क्या सक्सेसफुल है? क्योंकि एक जी। ये भी इसके पीछे सवाल आता है कि अभी हाल ही के लिए तो आपका चश्मा उतर गया, पर एक सर्टेन एज के बाद फिर से आपको दिक्कत तो होना मैं ये शुरू हो पूरा जाएगी। एक डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ इस चीज में। सबसे पहले तो हमें पेशेंट ये पूछते हैं कि आप तो आंख के डॉक्टर है, आपने चश्मा क्यों लगाया? तो इसके 2-3 कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब पहली चीज तो है आपकी विश होती है, अगर आप हटाना चाहते हो तो हटाओ। तो ये कॉस्मेटिक चीज है, अगर आप नहीं चाहते हटाना तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा हटाने के लिए। दूसरी चीज है कि हमारा जो मेन प्राइम होता है एक सर्जन का, वो 35 से 50 की एज ग्रुप में होता है। तो जैसे ही 40 के बाद हम आते हैं तो हमें पास की रोशनी की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमें ट्रॉली पे से, जो सर्जिकल ट्रॉली उस पे से उठाना है और सर्जरी करनी है, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे नहीं 40 के बाद अगर मैं अपना दूर का चश्मा हटवा लूंगा, क्योंकि 40 के बाद सबको पास का चश्मा आएगा ही आएगा। अब जब ये होगा, अगर मैंने दूर का हटवा लिया तो आएगा, अगर मेरे दूर का लगा हुआ है, तो जैसा हम जानते हैं कि माइनस के पावर वालों को पास का अच्छा दिखता है, तो मैं माइनस के पावर है मेरा, तो मैं आराम से पास का काम मेरा कर पाऊंगा। मेरी अब जब 45 साल या 50 साल भी उम्र होगी तब भी मैं शायद कर पाऊंगा, जो मुझे किसी के असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार चश्मा पहनाने की। तो ये दूसरा कारण है कि सर्जिकल ट्रॉली पे दिखता नहीं है। थर्ड कारण है चश्मा जो भी माइक्रोस्कोपिक वर्क करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, पैथोलॉजिस्ट हो गए, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो गए, ईएनटी सर्जन्स हो गए, जो माइक्रोस्कोप में वर्क करते हैं, या फिर अगर नॉर्मल प्रोफेशन की हम बात करें तो जैसे जो डायमंड कट करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, बहुत बारीक काम है, घड़ी रिपेयर करते हैं, इन सब के लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि चश्मा एक प्रिज्म की तरह काम करता है, माइनस का चश्मा, जो कि रेस को आपकी लाइट तक घुमा देता है, जो आप देखना चाह रहे हैं आंखों तक घुमा देता है। तो रेस जो आ रही है वो बिना चश्मे के, अगर मैं ये उंगली देखूंगा तो मेरी आंखों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पास आना पड़ेगा, पर चश्मा पहनूंगा तो मेरी आंखों को कम मेहनत करनी पड़ेगी, उनको कन्वर्ज यानी पास आने की जो मेहनत है वो कम करनी पड़ेगी। तो रिड्यूसेस आई स्ट्रेस, पहली चीज। दूसरा, वैसे भी चश्मा प्रोटेक्शन देता है, तो ये चश्मे के सब बेनिफिट्स हैं। तो पहला हो गया रिड्यूसेस आई स्ट्रेस, दूसरा हो गया चश्मा जो सामने की लाइट आती है खराब किरणों को रोकता है, तीसरा हो गया आंख को चोट लगने से बचाता है, चौथा हो गया जो बारीक काम रहेगा 40 के बाद जिनको, उनके लिए बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग है चश्मा, क्योंकि उनको पास का साफ दिखता रहेगा। बाकी जिनको चश्मा नहीं है 40 की उम्र तक, उन सबको चश्मा लगेगा 40 के बाद। तो ये सब जो चश्मे के बेनिफिट्स है उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी चश्मा लगता अच्छा है चेहरे पे तो वो भी पहन सकते हैं, वो एक अलग कारण हो गया। तो ये सब हो गए चश्मा पहनने जरूरी, जो चश्मे की बेनिफिट्स है वो। प्रोज ऑफ वेयरिंग ग्लासेस। अब कॉन्स ऑफ वेयरिंग ग्लासेस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस कम रहता है कि आपका भाई चश्मा है, चश्मा खो जाता है कुछ दिखता ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। किसी के प्रोफेशनली, जैसे किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को आपको आगे जाके एक्टर बनना है, या किसी को मॉडलिंग करना है, उन सब के लिए बेस्ट रहता है चश्मा हटवा लेना। कारण ये कि वो बार बार कॉन्टेक्ट लेंस जो लगाते हैं उसमें रिस्क रहता है आंखों के इन्फेक्शन का। अभी हमने देखा भागीरथपुरा में जो हुआ पानी से रिलेटेड इंदौर में, जो कि एक बहुत दर्दनाक इंसिडेंट था। बट आप सोचें पानी की क्वालिटी का क्या भरोसा, उस पानी से ही हम हाथ धो के अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगा लें और आंखों में इन्फेक्शन हो जाए तो बार बार कॉन्टेक्ट लेंस लगाना निकालना, अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो ज्यादा रिस्की ऑपरेशन से। तो हमारे 3 चीजें होती है, चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंस और ऑपरेशन। तो कॉन्टेक्ट लेंस थोड़ा सा रिस्की है करंटली इन इंडिया, सीइंग पॉल्यूशन,
और जो पानी की क्वालिटी है, हाथ धोने की क्वालिटी, मतलब हो सकता है हाथ में कुछ जर्म्स हो, तो ये सब से कॉन्टेक्ट लेंस थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, महीने में 1-2 बार पहनना है तो दैट इज ओके। सुबह लगाया शाम को फेंक दिया, आजकल डेली डिस्पोजेबल कॉन्टेक्ट लेंसेज भी आ गए। कॉन्टेक्ट लेंस से आंख में अल्सर यानी छाला होने का भी खतरा रहता है। तो अब आते हैं आखिरी चीज पे, ऑपरेशन पे। अब हम ऑपरेशन को समझे। ऑपरेशन कई प्रकार के आ गए हैं। अभी आपने सुना स्माइल सिल्क के नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं चश्मा हटाने के। तो क्या चीज है, देखिए इसको 2 भाग में हम डिवाइड करें। कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर यानी जो काला पुतली है बाहर का, उसको बेस्ड प्रोसीजर, और लेंस बेस्ड प्रोसीजर। तो कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले लेसिक। मैं बोलूंगा आज भी लेसिक सबसे ज्यादा परफॉर्म किया जाने वाला आंख का प्रोसीजर है। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद सेकंड हाईएस्ट लेसिक ही होता है। लेसिक में क्या करते हैं, कॉर्निया जो कॉन्वेक्स है उसको थोड़ा सा बेसिकली लेजर द्वारा कॉन्वेक्सिटी कम कर देते हैं। जैसे ही कॉर्निया की कॉन्वेक्सिटी जो ज्यादा गोलाकार है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, वो फोकस जो करता है लाइट रेटिना पे अपने आप ही करने लग जाता है। तो चश्मा हट जाता है और कॉर्निया फ्लैट हो जाता है। सबसे पहले इसमें आरके सर्जरी आ गई थी जो बैन हो गई। सेकंड पे लेसिक सर्जरी आई थी। लेसिक सर्जरी अपग्रेड होती जा रही है। जैसे आपने कॉन्टूरा नाम सुन लिया, फेमटो नाम सुन लिया, ये सब लेसिक के ही अपग्रेडेशन है। पीआरके भी एक तरह से वही है, फ्लैटनिंग ऑफ कॉर्निया। ठीक है। अब दूसरी सर्जरीज पे आते हैं, जो स्माइल और सिल्क क्या है। स्माइल और सिल्क में क्या करते हैं, कॉर्निया की सतह से उसको फ्लैटन नहीं करते हैं ऊपर से। कॉर्निया जैसे इतना मोटा है तो उसमें से एक पीस निकाल लेते हैं तो कॉर्निया फ्लैट हो गया आपका। जैसे इतना मोटा था उसमें से एक पीस निकाल लिया तो फ्लैट हो गया। अब ये जो रहता है, स्माइल में तो पीस निकालते हैं कॉर्निया के अंदर से, और सिल्क में अंदर ही उसको गायब कर देते हैं लेजर से, तो कॉर्निया का साइज छोटा हो गया। बट अगेन सिल्क और स्माइल की आई थिंक 10 साल से ज्यादा की स्टडीज अभी अवेलेबल नहीं है। स्माइल के तो 5 ही साल हुआ है, सॉरी सिल्क को तो 5 ही साल हुआ है, तो उसकी भी लॉन्ग टर्म स्टडीज अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ 10-15 साल हो जाए तो हम ज्यादा अच्छा कमेंट कर पाएंगे स्माइल और सिल्क के बारे में। पर हाँ, सर्जरी और टेक्नोलॉजी बहुत ही उम्दा है। अब हम दूसरे तरह के प्रोसीजर पे आते हैं, लेंस बेस्ड प्रोसीजर। लेंस में क्या करते हैं, सबसे प्रचलित सर्जरी ICL, इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस। इसी का एक इंडियन वर्जन है IPCL। इसमें क्या करते हैं, कॉर्निया को आपने टच ही नहीं किया, लेंस जो है नेचुरल, उसके ऊपर एक थिन फिल्म ऑफ लेंस डाल दिया। ये भी सर्जिकली होता है, 5 मिनट का होता है। इससे -18, -27 तक का चश्मा हम हटा सकते हैं। -18 ICL से और IPCL से 27, 28 तक के भी कस्टमाइज हो जाते हैं, वह भी चश्मा हट जाता है। जबकि लेसिक केवल 10 नंबर तक चश्मा हटाता है। अब ये सभी प्रोसीजर जो हैं, इनके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे 40 के बाद पास का चश्मा आ जाना, सभी में थोड़ा सा बहुत ड्राइनेस आता है। ICL में कम ड्राइनेस आता है कि कॉर्निया को सतह को टच नहीं कर रहा है, पर ICL में भी थोड़ा माइनर ड्राइनेस आता है क्योंकि वो भी सर्जिकल प्रोसेस है। और सभी में ग्लेयर हेलोस, ऐसा लगता है चकाचौंधी आ रही है, ऐसा लगता है कुछ रिंग्स नजर आ रही हैं। ये पार्ट एंड पार्सल, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सीक्वल ही, यानी सर्जरी के बाद सबको होना ही होना है। तो ग्लेयर हेलोस सभी सर्जरी में आप किसी में भी जाइए, एक सर्टेन एज के बाद पास का चश्मा आएगा ही आएगा। 40 के बाद पास का चश्मा आना जरूरी है। तो फिर वही एक सवाल यहाँ पर फिर ये भी आता है कि इतना कितना नंबर होगा जब हमें जाकर के चश्मा हटवाना चाहिए। आपने कहा कि भाई एक्टिंग करनी है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, या किसी और फील्ड में जाना है, तो चश्मा हटाना जरूरी हो जाता है। पर एक नंबर आप बताइए कि इस नंबर पे जाकर के आप चश्मा हटवाएं तो जरूरत है। देखिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि -9 के ऊपर क्या होता है, -9 डायप्टर के ऊपर अक्षर छोटे होते जाते हैं। जब अक्षर छोटे बहुत दिखने लगते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे की 2-3 लाइन दिखती ही नहीं है। तो ऐसे सजेशन है मेरा कि इससे ज्यादा पावर है तो बेसिकली हटवा लेना चाहिए। बट हाँ, अगर चश्मा पहनना चाहेंगे तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो उसमें बस यही कि हायर पावर वालों में ईयरली रेटिना एवेल्यूएशन कराते रहे। लेंसेज की बात हम कर रहे थे। लेंस कई बार ये होता है कि हमें शादी पार्टी में जाना है तो हमें कलरफुल लेंसेज पहनने का बहुत शौक रहता है, तो वो ठीक रहते हैं? देखिए अगर आप किसी आई सर्जन से बात करेंगे तो जनरली हम मना करेंगे, बट मेरी खुद की वाइफ भी लगाती है और हम लोग कई सारों को देखते हैं लगाने पे, ऐसा कोई देखिए नुकसान नहीं है। बट उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि पिगमेंट लीकेज रहता है। पिगमेंट लीकेज जो आंखों पे जमा होता है, और कॉन्टेक्ट लेंस जो रहते हैं वो उतने बेसिकली उतने अच्छे हाई मटेरियल, उतने हाई क्वालिटी के नहीं बन पाते हैं क्योंकि उसमें कलर भी इन्फ्यूज करना रहता है। तो मेरा सजेशन है कि अपनी नेचुरल आंखों का कलर जो ऊपर वाले ने दिया है वह सबसे अच्छा कलर है और वही कलर सही रहता है। कॉन्टेक्ट लेंस कलर वाले थोड़े से दिखते भी अजीब है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पहचान पाओगे कि इसकी आंखें कलर्ड नहीं है, इसने कॉन्टेक्ट लेंस ही लगाए कलर्ड वाले। क्योंकि उसमें वो डेप्थ नहीं दिखती है आंखों में, ऐसा गोल ऊपर ही ऊपर दिखता है। तो मेरा सजेशन है कि देखिए कॉस्मेटिकली भी आपकी नेचुरल आंखें ही ज्यादा अच्छी है ट्रांसपेरेंट कॉन्टेक्ट लेंस के साथ। जो हम लेंसेस नंबर वाले भी लेते हैं उसमें भी हम कलर्ड ना लें, मेरा सजेशन ये है। बट देखिए सजेशंस में वेरी,
कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस में पिगमेंट लीकेज ऐसा बोला जाता है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी के आजकल आ गए। ये सब हम जो बता रहे हैं 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, अभी तो क्वालिटी इतनी अच्छी आ गई है कि उसमें आप अगर अच्छी कंपनी का लें, अच्छी क्वालिटी चेक करके लें, पहले ट्रायल करके लें, तो बिल्कुल आप पहन सकते हैं। ठीक, आपके एक्सपीरियंस के बारे में हम अब बात करते हैं। हाँ। आपके सर्जरीज के बारे में, सबसे ज्यादा अलग सर्जरी जो आपको लगी हो कि ये मेरी लाइफ की सबसे अलग सर्जरी रही थी, या रेटिना पे ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई चीज मैंने पहली बार देखी है या सुनी है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका खुद का एक्सपीरियंस इतने सालों का? बहुत बहुत धन्यवाद ये पूछने के लिए। बट इसमें क्या रहता है ना, बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोगों को एकदम नॉर्मल लगते हैं, पर आप लोगों को सुन के बहुत अचंभा होगा, तो मैं उस तरह के केसेस बताता हूँ कुछ। जैसे एक कभी रिसेंटली मेरे पास आया था 22 साल का लड़का, ग्राइंडर पे काम कर रहा था, ग्राइंडर की ब्लेड का टुकड़ा उड़ के उसके कॉर्निया को चीरता हुआ, लेंस को चीरता हुआ रेटिना में खंजर की तरह गड़ा हुआ था। उसमें ब्लड लीकेज भी हो रहा था, बच्चे की रोशनी पूरी चली गई थी, पर्दा खिसक गया था। तो उसमें स्पेशल इंट्राओक्यूलर मैग्नेट से, अंदर मैग्नेट्स आते हैं हमारे पास अंदर डालने के आंखों के, बहुत इतने फाइन, तो उससे उसको ब्लेड के टुकड़े को पकड़ा। ब्लेड का टुकड़ा यह था कि जैसे मैं ऊपर ला रहा हूँ, अगर वो फिर गिर गया तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो स्पेशल फोर्सेप के जरिए पकड़ के उसको उसकी आंख से निकाला। और आज वो बच्चे का जो विजन है, ऊपर से 4 लाइन वो देख पा रहा है, एंड उसके जो पेरेंट्स है बहुत थैंकफुल हैं। तो हमारे डॉक्टर होने का सबसे बड़ा जो हमें प्राइज मिलता है, वो ये थैंकफुलनेस और ये ग्रेटिट्यूड जो पेशेंट का रहता है, वही रहता है। दूसरी चीज एक मैंने बीच में रिसेंटली किया था, आंख के पर्दे के नीचे सिस्टिक सर्कस नाम का कीड़ा घुस गया था। सिस्टिक सर्कस नाम का कीड़ा जो रहता है, जनरली बिना धुली हुई पत्ता गोभी, फूल गोभी में मिलता है ज्यादातर, और वो उसका पूरा एक लाइफ साइकिल होता है। उसको घूम के वो सिस्ट बन के आंखों के अंदर पहुंच गया। पर्दे के नीचे लाइव वर्म था, वो हिल रहा था पर्दे के नीचे, उसको पर्दे में एक स्मॉल ओपनिंग बना के वैक्यूम से सक करके बाहर निकाला। फिर रिसेंटली एक और चीज आई है अभी, आई स्टेंट नाम से, माइक्रो इंसिजन ग्लोकोमा सर्जरी। मोतियाबिंद, रेटिना, ये सब तो माइक्रो सर्जरीज पहले से थी। और ग्लोकोमा में जो आई स्टेंट है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। आंखों के अंदर एक स्टेंट पड़ जाता है, स्टेंट हम डालते हैं स्पेशल टेक्निक के द्वारा, माइक्रो इंजेक्टर्स के द्वारा। जो ग्लोकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड के कारण बढ़ता है, और ये फ्लूइड जो स्टेंट जो रहता है, वो ड्रेन कर देता है बाहर की तरफ। ये 0.6 बेसिकली 0.6 आई थिंक मिलीमीटर का ये स्टेंट रहता है, जो कि बहुत फाइन है। और माइक्रो इंसिजन सर्जरी के द्वारा हम ग्लोकोमा भी ठीक कर पा रहे हैं। हाँ, रिवर्स नहीं कर सकते हैं ग्लोकोमा का डैमेज, पर जहां तक डैमेज हो गया वहां रोक सकते हैं ये स्टेंट सर्जरी के द्वारा। तो ये कुछ चीजें हैं, और भी कई सारे केसेस हैं, बट टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं 3 आपसे शेयर किए। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि चश्मा पहनने से प्रोटेक्शन की सबसे पहले जो आपने बात की, बाकी खर्चे तो बच रही हैं, एक चश्मा पहन के हम अपनी आंखों को बहुत अच्छे से सुरक्षित भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे अच्छा तो यही है, जो तोहफा हमें मिला है उसको सहेज के रखें, अच्छे से रखें, खूब अच्छा खाए पिए कि वो अच्छी रहे। पर फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो हम जल्दी से जल्दी क्योर कर सके, हम कि हम डॉक्टर को दिखाएं और पता करें कि हमें आखिर परेशानी क्यों हो रही है। और रेटिना में अगर दिक्कत है तो उसका भी बहुत, जितना जल्दी इलाज होगा उतना ज्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, इस खास पॉडकास्ट में अपने अनुभव को भी साझा करने के लिए, साथ ही साथ दर्शकों को बताने के लिए भी कि बहुत ज्यादा जरूरी क्या है करने के लिए, कई सारी चीजों से बचने के लिए भी हम कैसे अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, एक छोटा सा मोमेंट हो आपके लिए। बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने के लिए और ये खास जानकारी भी सभी के साथ साझा करने के लिए।